ये एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर आने के कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। अगर आप ऑल ऑफ अस आर डेड के फैन हैं तो ये सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें एक हाई स्कूल ग्रुप दिखाया गया है जो ज़ॉम्बी वायरस की वजह से स्कूल के अंदर ही फंस जाता है। ज़ॉम्बी पूरे स्कूल को घेर लेते हैं और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सरकार मोबाइल नेटवर्क, बिजली, पानी सब कुछ बंद कर देती है और बच्चों के पास खाने तक का सामान नहीं बचता। ऐसे खतरनाक हालात में स्टूडेंट्स कैसे सरवाइव करेंगे, यही इस सीरीज की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक बड़े स्कूल से, जहां अचानक एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और पूरा शहर ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाता है। लोग जहां थे वहीं फंस गए थे और स्कूल के बच्चे भी बिल्डिंग में कैद हो चुके थे। एक क्लासरूम में कई स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी से बचने के लिए छिपे हुए थे। यहाँ हमें निंग नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपने प्रोफेसर रॉय को फोन करती है। निंग की माँ पिछले 6 महीनों से मौत से लड़ रही है और बाहर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए निंग प्रोफेसर से कहती है कि वे उसकी माँ का ध्यान रखें। लेकिन ठीक उसी समय प्रोफेसर रॉय टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जहाँ दिखाया जा रहा था कि पूरे बैंकॉक में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और ये वायरस निंग के स्कूल से शुरू हुआ था। इस समय पूरा शहर बहुत बुरी हालत में है। ये खबर देखकर प्रोफेसर रॉय बहुत परेशान हो जाते हैं। जहाँ निंग की माँ भर्ती थी वहाँ जाकर वो उनके बेड के पास आते हैं और पास में रखी कुछ अजीब दवाइयों को हैरानी से देखते रहते हैं। उधर स्कूल के दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स एक और क्लासरूम में ज़ॉम्बी से छिपे हुए थे। बाहर से कई ज़ॉम्बी दरवाजा पीट रहे थे। हालात बिगड़ते देख प्रो नाम का एक लड़का अपने दोस्त को बताता है कि बचने के लिए उन्हें खिड़की से कूदना होगा। फिर वे सब कूदकर दूसरी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ निंग का भाई नन भी था। नन जैसे ही निंग को देखता है तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन निंग अपने भाई को यहाँ देखकर और भी टेंशन में पड़ जाती है। दोनों आमने सामने की 2 बिल्डिंग में थे। तभी वे देखते हैं कि स्कूल की छत से कोई नीचे गिर गया है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी एक लड़का निंग का फोन लेकर सबको बताता है कि किसी तरह लाइब्रेरी जाना होगा क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह हो सकती है। इसके बाद दोनों ग्रुप आपस में बात करके लाइब्रेरी जाने का फैसला करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी उनकी बिल्डिंग से बहुत दूर थी और चारों ओर खतरनाक ज़ॉम्बी थे, इसलिए वे बहुत धीरे धीरे ज़ॉम्बी की नजरों से बचते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की के फोन पर कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसके पिता भी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यह सुनकर लड़की जोर से रोने लगती है। तभी दूसरी लड़की उसका फोन ले लेती है क्योंकि ये जगह बात करने के लिए सुरक्षित नहीं थी। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं। इधर किन नाम का एक लड़का सभी को एक स्पीकर दिखाकर कहता है कि अगर वे इस स्पीकर को एक जगह रखकर ऑन कर दें और उसमें म्यूजिक बजा दें तो ज़ॉम्बी आवाज की तरफ आकर्षित होकर वहीं चले जाएंगे और उसी मौके पर वे लोग लाइब्रेरी की तरफ निकल सकते हैं। आइडिया सबको पसंद आया, लेकिन कोई भी दूर जाकर स्पीकर सेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी प्रो नाम की एक लड़की हिम्मत दिखाकर ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय लुई नोटिफिकेशन में देखता है कि सरकार ने वायरस को रोकने के लिए सभी नेटवर्क, बिजली और पानी बंद करने का आदेश दे दिया है। उधर जब प्रो स्पीकर सेट करके वापस लौटना चाहती है तभी ब्लूटूथ कनेक्ट होकर अचानक रिंग बजने लगती है जिससे प्रो घबरा जाती है। तभी सेकंड फ्लोर पर एक ज़ॉम्बी खड़ा दिखाई देता है। दूसरी तरफ निंग के ग्रुप के लिए हालात थोड़े आसान थे क्योंकि वे ज़ॉम्बी की मूवमेंट को काफी समझ चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि ज़ॉम्बी आवाज और लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और रोशनी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए निंग का ग्रुप बहुत सावधानी से अंधेरे में ज़ॉम्बी की नजरों से बचते हुए चल रहा था। तभी लिन नाम की एक लड़की का पैर मुड़ जाता है और वो अचानक चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और पूरा ग्रुप रुक जाता है। उधर प्रो किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर अपनी टीम तक पहुंच जाती है। तभी स्पीकर इतनी तेज आवाज करने लगता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। ये आवाज सुनकर आसपास के सभी ज़ॉम्बी तेजी से उसी दिशा में भागते हैं, जिससे दोनों ग्रुप को फायदा होता है और दोनों ही ग्रुप लाइब्रेरी की ओर दौड़ते हैं। लेकिन लिन दौड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसका दोस्त उसे कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसे ऊपर से खून टपकता दिखता है। ऊपर देखने पर पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी ऊपर से लटका हुआ है। यह देखकर डेविड तुरंत लिन को उठाकर दौड़ने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और लिन के कंधे पर जोरदार काट लेता है। डेविड उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसी समय ग्रुप के बाकी लोग उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं और उस ज़ॉम्बी के साथ बाकी सभी ज़ॉम्बी भी मिलकर लिन पर बेरहमी से हमला करने लगते हैं। उधर डेविड को लेकर उसकी टीम लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं। वहीं निंग और उसका भाई नान एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और डर की वजह से एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर लाइब्रेरी की चीजों से एक मजबूत गेट बना लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस पाएं। तभी फोनम नाम की एक लड़की बताती है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा और वो लीफू को बताती है कि सरकार ने बिजली, मोबाइल नेटवर्क और पानी की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सब टेंशन में पड़ जाते हैं। तभी सिमिन नाम की लड़की कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि बाहर की हालत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तभी एक लड़का रेडियो पर सुनता है कि रात 8 बजे तक स्कूल की बिजली काट दी जाएगी
और मिलिट्री हेलीकॉप्टर से सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करेगी। वे ये भी जान जाते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस का असली सोर्स उनका यही हाई स्कूल है। ये सब जानकर उनके ग्रुप में कोई कहता है कि उन्हें बाहर रेस्क्यू टीम का ध्यान खींचने के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देंगे। इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। तभी निंग किसी की नहीं सुनती और सीधा ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर अनाउंसमेंट कर देती है कि वे सब लाइब्रेरी में फंसे हैं और अगर स्कूल में कहीं कोई सर्वाइवर है तो वो लाइब्रेरी में पहुंच जाए, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित जगह है। निंग की आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है और सान नाम का लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निंग नहीं रुकती। तभी अचानक सारी बिजली चली जाती है और ज़ॉम्बी पागलों की तरह भाग भाग कर रोशनी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे ज़ॉम्बी थे जो अंधेरे में अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी दौरान मैदान में पड़ी नताशा अचानक अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो भी बाकी ज़ॉम्बी के साथ चलने लगती है। उधर लाइब्रेरी में फोनम नाम की लड़की अपने पापा को कॉल कर रही थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पा रही थी और वो बहुत परेशान हो जाती है। तब उसकी दोस्त ली उसे शांत कराने आती है, लेकिन फोनम तनाव में होने की वजह से गुस्सा होने लगती है और दोस्तों से उलझ जाती है। तभी सान सबको समझाकर शांत करता है और कहता है कि ये झगड़े का समय नहीं है, सबको मिलकर समझदारी से यहाँ से निकलना होगा। और इसी समय नान वहाँ आकर सबको विंडो कॉर्नर में बुलाता है। वहाँ जाकर वे कैमरे में देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी लाइन में बहुत शांत होकर किसी दिशा में जा रहे हैं। उनमें किसी भी तरह की हिंसकता नहीं थी। ये बात सबको अजीब लगती है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी ज़ॉम्बी देखे थे उनसे ये ज़ॉम्बी बिल्कुल अलग थे। जब सब इस बारे में बात कर रहे थे तब निंग कहती है कि अभी इस पर बात करने का समय नहीं है, हमें कल सुबह तक हेलीकॉप्टर आने का इंतजार करना चाहिए। सभी उसकी बात मान लेते हैं और थकान की वजह से थोड़ा आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही सन सबको उठाता है और कहता है कि रूफटॉप पर जाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए जरूरी सामान तैयार कर लो। जब सब सामान जुटाने लगते हैं तो सन डैन से कहता है कि निंग पर ज्यादा भरोसा मत करो और जितना हो सके उससे दूरी रखो, लेकिन डेन कहता है कि अभी ये बातें करने का समय नहीं है, हमें पहले सुरक्षित निकलना होगा। और तुम निंग के बारे में अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब सन बताता है कि वो प्रोफेसर रॉय के साथ निंग की माँ की बॉडी पर रिसर्च कर रहा था और निंग की माँ की बीमारी का फॉर्मूला ज़ॉम्बी वायरस के फॉर्मूला से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसलिए हो सकता है वायरस की शुरुआत वहीं से हुई हो और निंग के शरीर में भी ये वायरस मौजूद हो, इसलिए सन उसे निंग से दूर रहने को कह रहा था। उधर प्रांग और बाकी लोग हेलीकॉप्टर के लिए सारे जरूरी सामान ढूंढ लेते हैं। तभी नान देखता है कि एक ज़ॉम्बी खिड़की के बाहर खड़ा है और बाकी लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी लाइब्रेरी तक पहुंच चुके हैं। उनके पास आईडी कार्ड भी थे, क्योंकि वे सब इसी स्कूल के स्टूडेंट थे। ये देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वे आईडी कार्ड दिखाकर इलेक्ट्रिक गेट खोल सकते थे। तभी लाया नाम की लड़की खिड़की से नीचे कूदकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय फायर अलार्म बज उठता है और सारे ज़ॉम्बी लाइब्रेरी की तरफ देखने लगते हैं। लाया जब नीचे उतर रही होती है तभी पीछे एक डरावना ज़ॉम्बी उसे घूरते हुए नजर आता है। उधर फा का फोन लगातार बज रहा था, पर वो फोन नहीं फेंक पा रही थी, क्योंकि उस समय फोन उनके बचने की एकमात्र उम्मीद था। अगर बाद में नेटवर्क मिल जाए तो वे मदद बुला सकते थे, इसलिए वो भी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी ने लाया पर हमला कर दिया है। डर के मारे एफए चिल्लाती हुई वापस अपने ग्रुप की तरफ भागती है। उधर सब ज़ॉम्बी के डर से अलग अलग भाग रहे थे और प्रांग ने सेफ्टी के लिए फा को एक बड़ा चाकू दिया था। सभी जल्दी से फायर डोर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी भी उनके साथ अंदर आ जाता है। तभी प्रांग उसी चाकू से ज़ॉम्बी पर हमला कर देती है और सब बच जाते हैं। उधर फाई और उसके साथ दो लड़कियां ज़ॉम्बी से भाग रही थी, लेकिन फा का अलार्म बंद नहीं हो रहा था और उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ते हैं। डर की वजह से बाकी दोनों लड़कियां एफए को वहीं छोड़कर भाग जाती हैं और सारे ज़ॉम्बी एफए पर टूट पड़ते हैं। एफए भी ज़ॉम्बी के हाथों बच नहीं पाती। यह देखकर सभी टूट से जाते हैं, खासकर डेविड, जो इस बात को मान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एफए उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और कल ही वो नताशा को भी खो चुका था, जो उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी सब देखते हैं कि डेविड के हाथ पर एक गहरा घाव है, जो देखकर सभी डर जाते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं। डेविड भी यह देखकर घबरा जाता है और कांपते हुए सबको अपने से दूर रहने को कहता है। वो डर से रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। अभी वहाँ सन आता है। सन असल में डेविड का बड़ा भाई था। वो उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम सच में ज़ॉम्बी में बदल भी गए तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर डेविड बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सन को कहता है कि तुम सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी सैन डेविड के घाव को ध्यान से चेक करता है और पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी के काटने से नहीं, बल्कि उसके हाथ के अंदर कांच के एक टुकड़े के घुसने से हुआ है। ये देख सबको राहत मिलती है कि डेविड इन्फेक्टेड नहीं है। उधर निंग और उसके साथ दो लोग किसी तरह छत ऑफ रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे कुछ हेलीकॉप्टर देखते हैं जो रेस्क्यू के लिए आए थे। वे जोर जोर से उन्हें सिग्नल देने लगते हैं। निंग बाकी दोस्तों को बुलाने सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचती है वो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये देखकर वो डर जाती है
और छत का दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर भाग आती है और उसी मौके का फायदा उठाकर सारे ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाते हैं। ज़ॉम्बी को देखते ही हेलीकॉप्टर वाले उनकी तरफ ओपन फायर कर देते हैं, जिससे कई ज़ॉम्बी वहीं मर जाते हैं। लेकिन गोलियों की वजह से ग्रुप के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस नीचे उतर आते हैं, यानी रेस्क्यू टीम उन्हें देख ही नहीं पाती। नीचे आने के बाद अचानक वे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी ही दोस्त एफए थी। उसे इस हालत में देखकर सबका दिल टूट जाता है। डेविड तो अपनी भावनाएं रोक ही नहीं पाता। वो फैसला करता है कि वो फा को आखिरी बार अलविदा कहेगा। वो धीरे धीरे एफए की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही किसी ने एफए के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। वे देखते हैं कि कुछ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट भी जिंदा बचे हुए हैं और वही एफए को खत्म कर रहे थे। दोस्त को ऐसे मरते देखकर सबका दिल दुखता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वे स्टूडेंट एफए पर लगातार वार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब एफए इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी थी। इसके बाद सब कैंटीन में जाकर खाने का कुछ सामान ढूंढते हैं। वे बहुत भूखे थे, इसलिए सब मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन डेविड का ध्यान कहीं और था। वो उस कुल्हाड़ी को घूर रहा था जिससे फा को मारा गया था। दूसरी तरफ डैन एक लड़के के हाथ में पकड़ी पिस्तौल को देख रहा था। लड़का ये नोटिस कर लेता है और डैन को अपना असली परिचय देता है कि वो एक अवार्ड विनिंग शूटर है। धीरे धीरे फिजिकल एजुकेशन के लड़के उन्हें बताते हैं कि सरकार सच में उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजी थी, वो सिर्फ एक जाल था। उन्होंने देखा कि जैसे ही वे छत पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर वाले ने उन्हें देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर उन्हें नहीं बचाया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि सारे स्टूडेंट इन्फेक्टेड हैं। अगर उन्हें बचाया गया तो वायरस फैल सकता है। यह सुनकर सबको लगता है कि यही सच है, इसलिए वे छत पर जाने का प्लान रद्द कर देते हैं। तभी मोना नाम की एक लड़की हर चीज के लिए निंग को दोष देने लगती है। वो कहती है कि अगर निंग बेवजह अनाउंसमेंट नहीं करती तो ज़ॉम्बी कभी लाइब्रेरी तक नहीं आते। लेकिन शूटर लड़का कहता है कि किसी को दोष देना ठीक नहीं है, इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तभी नन अपना कैमरा खोलता है और सबको पिछली रात की फुटेज दिखाता है। फुटेज में साफ दिख रहा था कि सारे ज़ॉम्बी किसी एक खास ज़ॉम्बी को फॉलो कर रहे थे, यानी वे उसे अपना लीडर मान रहे थे। ये देखकर सब सोचने लगते हैं कि अगर वे इस लीडर को ढूंढकर मार दें तो शायद बाकी ज़ॉम्बी से भी बच सकेंगे। लेकिन निंग और मुई को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे कहते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी हंटिंग गेम नहीं है। तभी फिजिकल एजुकेशन का एक लड़का बताता है कि ज़ॉम्बी टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। उसने नोटिस किया था कि जब तापमान 20 कैरेट सबटेक्सटी था तो ज़ॉम्बी बहुत धीमे थे, लेकिन जब तापमान 40 कैरेट सबटेक्सटी हुआ तो वे बहुत तेज हो गए, यानी तापमान उनकी गति को कंट्रोल करता है। इसी दौरान अचानक बगल से जोरदार चीख की आवाज आती है। डेविड गुस्से में आकर गट पर अटैक कर देता है, जिसे थोड़ी देर पहले उसके दोस्त ने मारा था, इसलिए बाकी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन डेविड किसी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी अचानक किसी ने उसके गर्दन पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिजिकल एजुकेशन वाले लड़के डेविड से बहुत नाराज थे, क्योंकि उसने उनके दोस्त पर हमला किया था और जिम्नेजियम का दरवाजा भी खोल दिया था, जिससे ज़ॉम्बी अंदर आ सकते थे। सन सबको शांत करते हुए कहता है कि डेविड की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अपने 2 करीबी दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। वो ये सब सह नहीं पा रहा। तभी निंग नोटिस करती है कि उनके ग्रुप में से केन और निक गायब हैं। निंग सबको बताती है कि शायद वे किसी खतरे में हैं, क्योंकि सुबह उसने देखा था कि ज़ॉम्बी लाइब्रेरी की तरफ आ रहे थे और किन और निक लाया की बॉडी के पास खड़े थे। निंग की आवाज देने पर भी वो लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। असल में किन और लाया बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए किन हर हाल में लाया को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाया तब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। निक ये समझकर किन को खींचकर वहाँ से भागने लगता है और लाया उनका पीछा करती है। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और लाया भी उनके पीछे छलांग लगा देती है। इसके बाद किन और निक ऊपर निकल आते हैं और देखते हैं कि लाया की बॉडी पानी में तैर रही है। तभी आर्ट्स क्लब के कुछ लड़के आते हैं और लाया की बॉडी को बाहर निकालकर उसे ऑडिटोरियम ले जाते हैं। किन और निक भी उनके साथ चले जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन वाले लड़के जांच के लिए ऑडिटोरियम जाने का फैसला करते हैं और कैमरे से सब रिकॉर्ड करवाने के लिए नन को भी साथ ले जाते हैं। निंग इतनी खतरनाक स्थिति में अपने भाई को भेजना नहीं चाहती, लेकिन नन उसकी बात नहीं मानता और सबके साथ निकल जाता है। रास्ते में वे देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी ऑडिटोरियम की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ मो चुपके से डेविड के कमरे में जाती है, जहां उसे लॉक किया गया था, क्योंकि उसका व्यवहार अजीब हो गया था। मो उससे बात करके समझ जाती है कि वो मानसिक रूप से टूट चुका है, वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये देखकर मो जल्दी बाहर भाग जाती है। तभी डेविड मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर आता है और देखता है कि गट खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और उसके मुंह से हरा फेन निकलने लगा है, यानी वो भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। उधर नन और फिजिकल एजुकेशन वाले लड़के ऊपर से कैमरे से ज़ॉम्बियों को देखते हैं और उनकी गतिविधि से समझ जाते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी की क्लीनर औरत ही ज़ॉम्बियों की लीडर है, क्योंकि सब उसी के आसपास घूम रहे थे। इधर निंग के ग्रुप को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और चेक करने पर वे देखते हैं कि गार्ड पूरा का पूरा ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके अंदर वही कुल्हाड़ी धसी हुई है। तभी वे मो की चीख सुनते हैं, जिसे किसी ने हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। सब समझ जाते हैं कि ये सब डेविड ने किया है। तभी गट का दोस्त रायोन आता है और गार्ड पर गोली चलाकर उसे वहीं खत्म कर देता है। इसी बीच डेविड ज़ॉम्बियों की तरफ बढ़ता है
और कहने लगता है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि रायन आकर डेविड के पैर में गोली मार देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डेविड सबके लिए खतरा बन चुका है। तभी निंग और उसके दोस्त पहुंचकर रायन को रोकते हैं। इतने में ऑडिटोरियम से तेज आवाजें आने लगती हैं और सारे ज़ॉम्बी पागलों की तरह उधर भागते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर निंग और उसके दोस्त रायन को काबू में करके डेविड को सुरक्षित ले जाने लगते हैं। लेकिन आर्ट्स ग्रुप के लिए हालात खराब हो जाते हैं, क्योंकि वे ऑडिटोरियम में थे और अचानक ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कैंग नाम का लड़का बंदूक निकालकर ज़ॉम्बी पर फायरिंग शुरू कर देता है। बाकी सब मौका देखकर जिम्नेजियम की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहीं सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन कैंग की गोलियां खत्म हो जाती हैं और सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। उनके दोस्त बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और ज़ॉम्बी उसकी बॉडी को भयानक तरीके से नोच कर खा जाते हैं। उधर निंग, डेनी और बाकी साथी मिलकर डेविड को रिसर्च रूम में ले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही पॉल निंग पर बंदूक तान देता है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसे पता था कि वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो रोते रोते खुद को संभाल नहीं पाता और बंदूक निंग से हटाकर सीधे डेविड को गोली मार देता है। फिर बाकी गोलियों से खुद को भी खत्म कर लेता है। ये देखकर निंग और डेनी टूट जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी डेनी को याद आता है कि सन ने बताया था कि वो और प्रोफेसर रॉय मिलकर निंग की माँ की बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे और उसकी दवा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर निंग हैरान रह जाती है। दोनों मिलकर रिसर्च रूम में सर्च करने लगते हैं। तभी कहानी कुछ दिन पीछे जाती है, जब प्रोफेसर रॉय ने कुछ गरीब लोगों को अपने चैम्बर में बुलाया था। उनमें यूनिवर्सिटी की वही क्लीनर लेडी भी थी, जिसे अब ज़ॉम्बियों की लीडर समझा जा रहा है। प्रोफेसर रॉय एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो हर बीमारी का इलाज कर सके, और इसके लिए उन्होंने जेलीफिश के प्रोटीन को शेक बनाकर इस्तेमाल किया। निंग की माँ की बीमारी के इलाज के लिए भी वही दवा बन रही थी, लेकिन असली टेस्ट के लिए उसे इंसानी बॉडी चाहिए थी। इसलिए वो पैसों के लालच में गरीब लोगों पर दवा ट्रायल करने लगा और सबसे पहले क्लीनर लेडी को दवा दी। वो भी पैसों की वजह से तैयार हो गई, क्योंकि उसका बेटा ड्रग एडिक्ट था और उससे पैसों के लिए हर दिन लड़ाई करता था। दवा लेने के कुछ दिनों बाद उसके शरीर से पसीने की जगह चिपचिपा लिक्विड निकलने लगा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक दिन निंग की उससे यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी, लेकिन वो असली बीमारी समझ नहीं पाई और उसे हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। उसके बाद लेडी और बीमार होती गई। प्रोफेसर ने उसे दवा रोकने की सलाह दी, लेकिन उसने पैसा कमाने के लिए दवा बंद नहीं की। फिर प्रोफेसर ने उसे एक और डोज दे दिया और उसकी रिपोर्ट देखकर समझ गया कि दवा इंसानी शरीर को बहुत खराब तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। जल्द ही लेडी की नसें हरी पड़ गईं, शरीर से चिपचिपा जहर निकलने लगा और वो आक्रामक होकर पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई और यहीं से पूरा वायरस फैलना शुरू हुआ। निंग को रिसर्च रूम में प्रोफेसर रॉय की डायरी मिलती है और पूरी सच्चाई साफ हो जाती है। निंग और डेनी ये भी समझ जाते हैं कि सन भी इस रिसर्च में शामिल था, इसलिए कुछ दिन पहले प्रोफेसर ने निंग को रिसर्च में मदद करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह जेलीफिश पर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। तभी डेनी को एक यूएसबी पोर्ट मिलता है और दोनों असली राज जानने के लिए कंप्यूटर रूम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि बाहर की तरफ पॉल खड़ा उन्हें घूर रहा है, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। दोनों टेबल के पीछे छिप जाते हैं और तय करते हैं कि अपने मरे हुए दोस्त की छोड़ी हुई पिस्तौल से पॉल को शूट किया जाए। डेनी कांच के पास जाकर पॉल का ध्यान भटकाती है और निंग पिस्तौल लेने बाहर जाती है, लेकिन पॉल उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है। फिर भी दोनों यूएसबी लेकर कंप्यूटर रूम पहुंच जाते हैं ताकि सच्चाई जान सकें। उधर सन की टीम बहुत मुश्किलों से जिम्नेजियम पहुंचती है, लेकिन रास्ते में अपने 2 फिजिकल एजुकेशन वाले दोस्तों को खो देती है। और जब वे यहाँ वापस आते हैं तो देखते हैं कि निंग और डेन कहीं नहीं मिल रहे। ये देखकर सैन मू को कसूरवार ठहराने लगता है, क्योंकि अगर मू ने डेविड को अनलॉक न किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। मू खुद भी खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद सब लोग कैमरों पर ज़ॉम्बियों की गतिविधियां देखने लगते हैं और ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटकर उसे ज़ॉम्बी में बदल देता है तो उनके बीच एक अजीब सा बहुत क्लोज रिश्ता बन जाता है। वीडियो देखकर वे पक्का यकीन कर लेते हैं कि सबसे पहले क्लीनर लेडी ही इस वायरस से संक्रमित हुई थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी कैसे बनी ये सन और उसकी टीम में कोई नहीं जानता था। तभी उन्हें याद आता है कि वो तो साइंस बिल्डिंग की क्लीनिंग इंचार्ज थी। अब सब समझ में आने लगता है। मूवी सुझाव देता है कि अगर किसी तरह क्लीनर लेडी को मार दिया जाए तो सारे ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करना आसान हो सकता है, मगर बाकी लोग इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि इससे दूसरे ज़ॉम्बी और भी ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। फिर सब सोचते हैं कि अगर क्लीनर लेडी को भावनात्मक तौर पर कंट्रोल किया जाए तो बाकी ज़ॉम्बी भी काबू में आ सकते हैं। वे ये भी नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ रही और रोज सुबह साइंस बिल्डिंग साफ करने जाती है। ये उसे पकड़ने का बढ़िया मौका था। सब आपस में बांटते हैं कि कौन उसे लीड करेगा, कौन ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाएगा और बाकी कौन कौन सी जिम्मेदारी लेगा। उधर कंप्यूटर लैब में निंग और डैन वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें प्रोफेसर रॉय का एक पुराना स्पेस मिलता है, जहां सालों पहले वो और निंग की माँ एक ही साइंस लैब में रिसर्च किया करते थे। तभी कॉलेज में एक विवाद की वजह से निंग की माँ को जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन पीछे की वजह ये थी कि वह उस समय प्रेग्नेंट थी और ये राज छिपाने के लिए वो चुपचाप निंग को रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी नए शहर चली गई। उसकी पहले भी एक शादी थी जो टूट गई थी
और वो निंग को लेकर लैब की नौकरी से गुजर बसर कर रही थी, लेकिन गलती से वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई और शर्म की वजह से खुद को दूर कर लिया। लगभग 3 साल बाद उसकी गोद में नन था और वो वापस निंग के पास आई। फिर तीनों की नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन पुरानी मुश्किलों की वजह से वो लैब में वापस नहीं गई और एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस बनकर काम करने लगी। कई साल बाद अचानक उसकी मुलाकात फिर प्रोफेसर रॉय से हुई। रॉय उसे एक रिसर्चर ताइको से मिलवाता है जो एक सीक्रेट मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा था, जिसके लिए इंसानी शरीर चाहिए था। शर्त थी कि दवा तैयार होने तक सब गुप्त रहेगा। निंग की मां मान गई और फिर से लैब में काम शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट का नाम था एनी सॉन्ग, जिसमें इमोर्टल सेल्स पर काम हो रहा था जो मौत के बाद भी जीवित रह सकती थी। ताइको के परिवार के लोग भी इस रिसर्च के टेस्ट सब्जेक्ट थे, लेकिन निंग की मां देखती है कि ताइको का बेटा जू, जो एक प्लेबॉय था, नाइट क्लब में लड़कियों के साथ शराब पी रहा था और उसे डर होता है कि उसके शरीर पर चल रहे एक्सपेरिमेंट का असर दूसरों पर भी फैल सकता है। वो तुरंत सबको बताने रिसर्च रूम जाती है, लेकिन उससे पहले जू और उसके दोस्त नशे में लैब पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद महिला डॉक्टर पर हमला कर देते हैं जो जेलीफिश और इमोर्टल सेल्स से दवा बना रही थी। वो खुद को बचाने के लिए अधूरी बनी दवा का इंजेक्शन जू की गर्दन में घोंप देती है। जू गुस्से में उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। निंग की मां पहुंचकर अपनी सहकर्मी को मरा हुआ पाती है। कुछ दिनों बाद इंजेक्शन के असर से जू पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है और वो ताइको का इकलौता बेटा था। ताइको ये सब देखकर निंग की मां को रिसर्च से सस्पेंड कर देता है और गुस्से में कहता है कि अब निंग को ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। जू को ठीक करने के लिए निंग की मां कई दवाओं पर रिसर्च करती है और एक इंजेक्शन खुद को भी दे देती है, पर तुरंत कोई असर नहीं होता। कुछ समय बाद जू कोमा में चला जाता है और ताइको और भी गुस्से में निंग की मां पर चढ़ जाता है। एक शाम निंग की मां और प्रोफेसर रॉय बात कर रहे होते हैं और तब पता चलता है कि नन असल में निंग की मां और प्रोफेसर रॉय का ही बेटा है। पहले वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मामला बिगड़ गया और रॉय का पहले से परिवार होने के कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। रॉय को आज पहली बार पता चलता है कि नैन उसका बच्चा है और ये सुनकर वो बहुत भावुक हो जाता है। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो यहाँ ताइको के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती। वो बस सीक्रेट तरीके से एक्सपेरिमेंट वाली बात पर निंग से थोड़ा दूर रहने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका कोई असर निंग पर पड़े। इसी बीच वो जेलीफिश से एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रही थी जो निंग की मां की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर दे। और पूरी बात निंग को समझाने के लिए प्रोफेसर रॉय ने पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था, जिसे देखकर निंग के लिए सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर निंग काफी निराश हो जाती है। वो गुस्से में कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर देती है और सीधा मेडिसिन रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर उसे कुछ सीरम अलग से रखे हुए मिलते हैं। उसे लगता है कि ये उसकी माँ के इलाज के लिए रखे गए हैं और अब उसे जैसे भी हो ये सीरम अपने साथ ले जाने ही होंगे। दूसरी तरफ सन का ग्रुप पहले ही अपने प्लान पर काम शुरू कर चुका था। उनका मकसद ज़ोंबी लीडर को पकड़ना था। सभी साइंस लैब में जाकर क्लीनर लेडी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक लड़का देखता है कि क्लीनर लेडी लैब में आ गई है, वो रंगीन कपड़ा दिखाकर सबको सिग्नल देता है। सब अपने अपने हथियार लेकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि किसी भी तरह दूसरे ज़ोंबी आने से पहले क्लीनर लेडी को पकड़ना होगा। फिर कहानी कुछ दिन पहले की तरफ जाती है, जब तेज गर्मी में स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड अचानक बेहोश हो गया था और उसी दिन क्लीनर लेडी भी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसके आसपास पूरा फर्श खून से भरा हुआ था और जिन छात्रों पर दवाइयां टेस्ट की गई थीं, वे सभी बीमार पड़ गए थे क्योंकि उन सब पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसी दिन वो सब एक एक करके ज़ॉम्बी बन गए और अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां सन का ग्रुप थोड़ा दूर खड़ा होकर क्लीनर लेडी को जिंदा पकड़ने के लिए तैयार था। तभी डैन और निंग वहां पहुंचते हैं। क्लीनर लेडी को इतनी डरावनी हालत में देखकर दोनों रुक जाते हैं। निंग को याद आता है कि उसे वो लेडी पिछली बार भी यहीं इसी तरह मिली थी। निंग डरते डरते उसे पीछे से आवाज लगाती है। लेडी मुड़कर देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और बस डरावनी नजरों से घूरती रहती है। सन का ग्रुप सोच रहा था कि किसी भी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ लाना होगा ताकि उसे पकड़ सकें, इसलिए नैन वहां आवाज करने लगता है। क्लीनर लेडी उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि वो आवाज की तरफ आकर्षित हो रही थी, लेकिन निंग अपने भाई को बचाने के लिए पीछे दौड़ पड़ती है। तभी मो उसे रोक लेता है और प्लान के हिसाब से सन क्लीनर लेडी को पकड़ लेता है। सब मिलकर उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसके मुंह पर काला कपड़ा बांध देते हैं। प्लान सही चल रहा था, लेकिन तभी डेन गलती से उसकी सिर में गोली मारकर उसे मार देता है। इससे सभी बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पूरी रात की मेहनत बेकार हो जाती है, जबकि डैन और निंग को इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। उधर बाकी ज़ॉम्बी अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ चलते जाते हैं, जिससे कोई समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रोफेसर रॉय अस्पताल में निंग की मां के पास बैठा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो चाहता था कि वो जल्द ठीक हो जाए। उसे ठीक करने के लिए एक एंटीडोट चाहिए था जो उसके पास नहीं था और वो ताइको की रिसर्च रूम में था। उस एंटीडोट को बनाने में बहुत पैसे लगते थे, जिन्हें देना रॉय के लिए मुमकिन नहीं था, और चूंकि ताइको को निंग की मां से बहुत गुस्सा था,
इसलिए वह भी कोई मदद नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद रॉय अस्पताल की बालकनी से दूर जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग्स देखता है और सोचता है कि कितने लोग इस डिजास्टर में मर रहे हैं। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी ताइको अपनी फोर्स भेजकर निंग की माँ और प्रोफेसर रॉय को पुरानी लाइब्रेरी में ले आता है। वहाँ रिपोर्ट में दिखता है कि निंग की माँ के शरीर की सेल्स रिकवर हो रही हैं। मतलब रॉय की बनाई दवा सच में काम कर रही है। रॉय बहुत खुश हो जाता है। ताइको ये देखकर दवा अपने बेटे पर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन रॉय ने सिर्फ 2 दवाइयाँ बनाई थी। एक निंग की माँ पर लग चुकी है और दूसरी रिसर्च रूम में रखी है। इसी बीच ताइको मान लेता है कि उसकी रिसर्च की वजह से ही स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैला और वह तय करता है कि रिसर्च रूम से दवा हर हाल में लानी ही होगी। तब वो फैसला लेता है कि जैसे भी हो रिसर्च रूम से उस मेडिसिन को वो लेकर ही आएगा। इसके लिए वो अपनी फोर्स को तैयार करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज मौजूद थे। प्रोफेसर रॉय हमेशा से ही निंग और उसके भाई की सेफ्टी को लेकर बहुत सचेत रहते थे, इसलिए वो ताइकॉन से रिक्वेस्ट करता है कि जैसे भी हो निंग और नान को वहाँ से बचा कर ले आए। ताइकॉन भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो साफ कह देता है कि वो सिर्फ निंग और नान को ही ले जा सकता है, किसी और इंसान को वो नहीं ले जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर में इतनी जगह ही नहीं है और उन्हें बाहर निकालने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में भी रहना होगा। प्रोफेसर रॉय उसकी शर्तें मान लेता है और खुद भी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है ताकि निंग और नान को बचा सके। उधर सभी स्टूडेंट्स परेशान थे कि वो आखिर कैसे इन ज़ॉम्बीज से बच पाएंगे। ऐसे में अचानक ज़ॉम्बीज की क्लास टाइम शुरू हो जाती है और चूंकि ये ज़ॉम्बी रोज के रूटीन के हिसाब से चलते थे, इसलिए वो अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ जाने लगे। तभी एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। सब घबरा जाते हैं क्योंकि दरवाजा कभी भी टूट सकता था। सभी उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी मुंह के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, चूंकि हम ज़ॉम्बी लीडर को मार चुके हैं, अगर हम किसी तरह एक सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी क्रिएट कर लें तो शायद हम बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पाएंगे। उनको याद था कि जो भी हेल्दी इंसान किसी ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित होता था, वो ठीक उसी ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव करने लगता था। इसलिए उसके दिमाग में ये प्लान आया। बाकी सभी उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन निंग समझ गई कि मुंह क्या कहना चाह रही है। निंग सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है। वो बिना किसी बात के एक इंजेक्शन लेकर क्लीनर लेडी की डेड बॉडी के पास जाती है और ब्लड लेकर आ जाती है ताकि वो खुद पर इंजेक्शन लगाकर ज़ॉम्बी बन सके। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इंजेक्शन लगाने से पहले वो नान को प्रोफेसर रॉय का पेन ड्राइव देती है और कहती है, शायद मैं वापस न आ सकूं, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। जैसे ही निंग खुद को इंजेक्शन लगाने लगती है, डायन उसका हाथ रोकने की कोशिश करता है और नान के सिर पर बंदूक रख देता है। वो कहता है कि अगर निंग ने इंजेक्शन लगाया तो वो उसके भाई को गोली मार देगा, लेकिन निंग को पता था कि डायन कभी उसके भाई को नहीं मार सकता, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने वाली होती है, नान झट से उसका हाथ झटका देता है और इंजेक्शन गिरा देता है। उसी समय आवाज सुनकर कुछ ज़ॉम्बीज कमरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। डायन फायरिंग शुरू कर देता है और गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां भागकर आने लगते हैं। सब स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। नीचे आते ही देखते हैं कि ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ छत पर जाने का रास्ता बचता है। डायन उन्हें बचाने के लिए फायर करता रहता है, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। किसी तरह सब छत पर पहुंच जाते हैं। तभी प्रोफेसर रॉय का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है। हेलीकॉप्टर देखकर निंग को लगता है कि वो अब सबको बचा सकता है, इसलिए वो जल्दी से एंटीडोट जेलीफिश मेडिसिन दिखाती है ताकि प्रोफेसर रॉय उसे देखकर उन्हें बचाने आए। प्रोफेसर रॉय उन्हें देखकर पायलट से हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने को कहता है। निंग और बाकी लड़कियां हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सिर्फ निंग को उठाकर ले लेता है। बाकियों को वहीं छोड़ दिया जाता है। ये देखकर मो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गालियां देने लगती है। निंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जोर जोर से अपने भाई को बुलाने लगी और पायलट से बार बार रिक्वेस्ट करने लगी कि वो सबको बचा ले, लेकिन पायलट ने ऐलान किया कि नहीं, सिर्फ हेलीकॉप्टर में चढ़ो। इस बीच सान और उसके साथी छत के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी से लड़ाई कर रहे थे। सभी अब समझ चुके थे कि किसी वजह से हेलीकॉप्टर निंग और नान को बचाने आया है। इस बीच मोबा शुरू से ही दोनों भाई बहन पर बहुत जलती थी और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर कोई इंसान सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी बनकर सबको बचा सकता है तो नान इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। नान कोई विरोध नहीं करता, बस एक नजर से मुंह की तरफ देखता है। मुंह इस दौरान बेहद गुस्से में अपने हाथ में रखा क्लीनर लेडी का ब्लड सेल इंजेक्शन नान की गर्दन पर डाल देती है। क्योंकि प्रोफेसर रॉय सिर्फ इन दोनों को ही बचाने आया था, इसलिए मुंह को बहुत ईर्ष्या महसूस हो रही थी। सब कुछ देखकर निंग अपने भाई के लिए जोर जोर से रोने लगती है और नान नान चिल्लाने लगती है। पायलट सब देखकर और कोई रास्ता न पाकर निंग को लेकर जल्दी वहाँ से उड़ जाता है। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद नान बेहोश हो जाता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इस बीच सान और उसके दोस्त जो दरवाजे के पास ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार दरवाजा एक मजबूत चेन से लॉक कर दिया, जिसे ज़ॉम्बीज कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद हम निंग की माँ के केबिन में जाते हैं,
जहां एक डॉक्टर इंचार्ज को बताता है कि जेलीफिश एंटीडोट निंग की मां और जू पर अप्लाई किया गया है। दोनों जल्दी रिकवर होना शुरू हुए, लेकिन अभी उनकी चेतना पूरी तरह वापस नहीं आई। उम्मीद है जल्द ही दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। अब जैसे ही वे केबिन में इस पर चर्चा कर रहे थे, अचानक निंग की मां की मेमोरी लौट आती है, लेकिन उनकी एक आंख नीली हो गई थी। इसका मतलब है कि शरीर में दिया गया एंटीडोट किसी तरह नया बदलाव ला रहा है। दूसरी तरफ हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां नान अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है, और क्योंकि उसके शरीर में लेडी क्लीनर का ब्लड सेल इंजेक्शन था, इसलिए सारे ज़ॉम्बीज उसे अल्फा मान रहे थे और सभी ज़ॉम्बीज उसके चारों ओर खड़े हो गए। यहाँ हम समझते हैं कि अंततः जो भी सरवाइव कर पाए, उन्होंने नान को ऐसे ही बांधकर ज़ॉम्बीज को रोक रखा था, और इसी मौके का फायदा उठाकर वे वहां से निकलने में सफल हो गए। और इस तरह एक थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।